मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। या जॉब मिलेगी मुझे, और घर की हालत तब तक मैंने कहा बहुत खराब हो चुकी थी, और तब मुझे लगा नहीं अब मुझे यही बिजनेस करना चाहिए, और एमबीए मैं बाद में कर लूंगा। फिर मैंने एमबीए उस समय सोचा बाद में करूंगा, आज तक वो हुआ ही नहीं, और फिर मैं बिजनेस में आ गया और फिर बिजनेस की लाइफ में रहा। नमस्कार, मैं मृणाल फणसळकर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना था तो ऐसा था कि ये बिजनेस मुझे करना है, लेकिन कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये पता नहीं था। राजेश यादव सर को मिली, फिर उन्होंने मुझे पूरा बिजनेस प्लान बताया और उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक मौका है, सुनहरा मौका है। आपने सोचा तो आप कर सकते हैं। तो मैंने भी उसके ऊपर सोचा, मैंने प्लान देखा, उनके मुंह से पूरा प्लान सुना और फिर मैंने भी ये सोच लिया कि चलो ये करके देखते हैं। एक्चुअली उस वक्त कोई ज़्यादा लेडीज़ हुआ नहीं करती थी, तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे भी ट्राई करने दीजिए। ऐसे करके मैंने राजेश यादव सर को बोला कि यस आई एम इन, मैं ये बिजनेस करूँगी। डायरेक्ट सेल्स मैंने 97 में देखा, जो मैंने कहा, और मैंने शुरू कर दी थी 97 एंड में, और 98 में हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और तब तक मैं इस बिजनेस में फुल फ्लैश में उतर चुका था कि नहीं ये बिजनेस बड़ा बेहतरीन, इसमें कहा। और इस बिजनेस को करने की सबसे बड़ी वजह ये थी मेरी कि इसमें लागत नहीं लगती है, कम पैसों में ये बिजनेस शुरू हो जाता है। और जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे उस वक्त डायरेक्ट सेल्स, जैसे मैंने कहा, तो हम लोग ने उसकी एक फ्रेंचाइजी भी ले रखी थी जहां से हम माल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हम लोग उसे अपने भाषा में पीयूसी बोलते, पिकअप सेंटर। और जब 98 में रोड वाइंडनिंग हुई, सब कुछ टूट गया, और अचानक ये टेंशन नहीं आया, अभी पिकअप सेंटर कहाँ लेके जाएंगे, पैसे थे नहीं उस वक्त, और उस कंपनी में हमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं आते थे, हमें फील्ड में जाने के भी पैसे नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ वहां से मैनेज करके फील्ड वर्क करते थे। और सवाल तब ये पिकअप सेंटर से थोड़ी इनकम आती थी, बोले ये भी बंद हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो जो हमारी जमीन थोड़ी बच गई थी, उसी पे हमने टीन का शेड बनाया, एक पतवे का, उस पतवे के शेड में प्रोडक्ट रखे और वहीं पे से हम लोग बिजनेस करते थे। इनफैक्ट मैं रात को सोता भी वहीं पे था, तो मैं वॉचमैन का भी काम करता था, दिन में बिजनेस भी करता था, यानी सब कुछ मैच था। उस जगह पे भी हम लोग ने बिजनेस किया। आजकल लोग बोलते हैं बिजनेस को दिखाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी कॉन्फिडेंट था कि यार जिसको लेना हो तो आएगा ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, मेरा पहला डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस टोटली नेगेटिव रहा, फ्लॉप रहा। यानी 2.5-3 साल में मैंने बिजनेस बंद भी कर दिया डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि जो उम्मीद लेके गए तो पैसे नहीं मिले हमें, वहां से कुछ दे दिए थे 2.5-3 साल में। बहुत मेहनत की थी वहां पे, बहुत मेहनत, दिन रात एक किए थे उसके लिए हम लोग, और मिला कुछ नहीं, यानी जो उम्मीद से गए थे। हाँ, लेकिन एक चीज डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज बहुत मिला वहां पे, सीखने को मिला ये बिजनेस होता कैसे है। राजेश बहुत बार मेरे कंपनी के पास आके मुझे मिलता था, हफ्ते में 1-2 बार तो उनकी मुलाकात होती ही थी। इन सारी मुलाकातों में राजेश ने मुझे इस कंपनी के बारे में पूरी तरह कन्विंस किया, और पूरी तरह कन्विंस होने के बाद मैंने ये काम शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग बंद हो गया, अब आगे क्या करना है तो पता नहीं। तो मैंने एक छोटा सा होटल चालू किया। उस होटल शुरू करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त एक गवर्नमेंट की स्कीम चलती थी, और थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसमें से 1 लाख रुपए मिलते थे, बिना किसी कोलेटरल के मिलते थे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से मैंने 1 लाख का लोन उठाया, और उसमें से फिर मैंने वहां पे एक होटल शुरू किया, लेकिन होटल मुझसे चला नहीं, और मैं उसमें भी लॉस। बोला यार बिना पैसे के कब तक काम करेंगे। और उसके बगल में एक दुकान जो थी, उसमें मैंने स्टडी पीसो चालू कर दिया। बोला ये अपन यहाँ पीसो लगा लेते, स्टडी लगा लेंगे और साइड बाय साइड कुछ करते रहेंगे। और उसी वक्त मैं एक LIC का एजेंट भी बन गया। बिना पैसे के जो काम मिला मैंने किया, जैसे LIC एजेंट बना, गैस किट का काम किया, फिर मैं रियल एस्टेट एजेंट बन गया, वहां पे मैंने सब किया। और 2-3 साल मैंने जो कुछ करते बना किया, लेकिन वो भी मेरा
चल नहीं पाया। फिर जो मेरे स्टडी पीसों में बैठ गया, मेरे कुछ पुराने दोस्त थे, उनको मैंने कहा यार डायरेक्ट सेलिंग में अपन 2.5-3 साल दिए, बेकार हुआ, कुछ हुआ नहीं, कंपनी ठीक नहीं मिली। तब तक और कुछ कंपनियों की जानकारी मेरे पास थी। मैंने कहा क्यों ना हम अपनी कंपनी शुरू करें। वो लोग ने भी मुझे मोटिवेट किया, हाँ राजेश तू कर। तो मैंने खुद की एक कंपनी भी रजिस्टर्ड कर डाली, प्राइवेट लिमिटेड, और बोले चलो काम करते, लेकिन इन कुछ पैसे ही नहीं थे, प्रोडक्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से करेंगे। और वो बिजनेस भी केवल पेपर पे वहाँ चालू ही नहीं हुआ। फिर मैं भी जो दोस्त की जगह थी उसको ऑफिस दिखाया था, वो भी बोला यार तेरा कंपनी कब शुरू होगा। मैं बोला अब होगा, अब होगा, हो ही नहीं रहा है कंपनी। बोला फिर ये मेरी जगह क्या। बोला यार तेरी जगह पे ना एक काम कर, अपन ना यहाँ पे कुछ दुकान करते, कंपनी अब बाद में करेंगे, उसके लिए बड़े पैसे लगते। और फिर हम लोग ने वहाँ पे कुछ गिफ्ट आर्टिकल, कुछ थर्मोवेयर के प्रोडक्ट लाए, वो भी उधारी से लाए। एक वो मैं यहाँ वहाँ से जुगाड़ करने का मैं मास्टर था, जुगाड़ कर लेता था। फिर इसको पकड़ उसको पकड़, या कुछ दिला दे प्रोडक्ट, 2 महीने में पैसा देता हूँ, 15 दिन में देता हूँ। और फिर एक एक बैंक को पकड़ना, बैंकों को मैं 50-50 1-1 लाख के लोन लेने के मास्टर था, और 4-6 बैंकों से उठा लिया। फिर एक कुर्ला में एक पतपेड़ी थी, उधर से मैंने हाईएस्ट लोन उठाए। उस वक्त कुछ उसने 4 लाख का लोन दिया था हमको, वो लोन ले लिए। और फिर हम लोग ने फिर वो दुकान में लगाए, फिर कुछ दिन वो चलाए, वो भी नहीं चला। बार बार क्या करता मेरे को नहीं पता था। हाँ उधार लिए थे तो थोड़ा थोड़ा अपने को मालूम पड़ा, लेकिन वो पैसा मैंने पेड किया, उसी ने पेड किया। ये सब भगवान ही ने पार किया। अब कैसे कैसे वो लड़का हैंडल किया अब वही जानता है। बड़े बड़े कॉलेजेस में क्या सिखाते मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये चीज 100% है, आप जो प्रैक्टिकल सीखते हो कोई नहीं सिखाता है। इंस्पायरिंग लेजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब ये दौर थे मेरे, एक एक बिजनेस में मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी काम मेरा चल नहीं रहा था, और मैं सारे बिजनेसेस मेरे फेल हो रहे थे। और उस समय कुछ एक ऐसा वक्त आया जब मुझे कुछ ही नहीं समझ रहा था कि अब आगे क्या करना है, और लाइबिलिटी बढ़ने लगी। मैंने एक चीज देखा कि लोन लेना जितना आसान है, और सबसे मुश्किल है उसको रीपे करना। क्योंकि जब आप रीपे करने जाते हो, केवल जो लिए आप वो नहीं देते, आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, और इंटरेस्ट जो बढ़ता है ये कई गुना बढ़ जाता है जब आप पे नहीं कर पाते हो। तो ईएमआई मेरे सारे बाकी थे, बकाया थे, ईएमआई नहीं जा रही थी।